हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। हम इस वीडियो में आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए जो कि केमिस्ट्री का जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया, सेकंड यूनिट जो है बॉन्डिंग थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो बॉन्डिंग थ्योरीज में हमने ऑलमोस्ट क्या क्या डिस्कस कर लिया है। वेसिपर थ्योरी को भी डिस्कस, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, वेसिपर की थ्योरी को, बेंड्स रूल, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और आज हम इस वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हो फिर आप तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सारथी बैच है। ये आपको टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा और वहाँ से आप सारथी बैच को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इस आप अगर थ्योरी एग्ज़ाम देना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर थ्योरी एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको एमसीक्यू देना हो, तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेगी और मेंटोरशिप भी मिलेगी। और इसी बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स एक ही बैच में मिल जाने वाले हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और पूरा सीरीज वाइज सारी यूनिट्स आप कवर कर सकते हो अपने। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास अपना टॉपिक है वो है वेल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो पहले वसेपर थ्योरी को हमने पढ़ा। तो बेसिकली वसेपर थ्योरी में भी हम क्या देख रहे थे, शेप्स के, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसके शेप को बेसिकली हम डिसाइड कर रहे थे, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। यहाँ पे है आपका वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था उसका वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। वैसिपर थ्योरी में हम अप्रोक्स देख लिए हैं, शेप्स कैसे आते हैं, लेकिन फिर भी वैलेंस बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है। वैलेंस बॉन्ड देखो, पहले क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ल्यूइस थ्योरी आती है, तो हमें वहां से इतना नहीं पता चल पाता है कि जो मतलब ये तो पता चल पाता है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कैसे उनके शेप्स होंगे। ठीक है, तो उस शेप्स वगैरह को जानने के लिए हम लोग को क्या, हम लोग को हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेसिपर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज इसीलिए दी गई थी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में क्या है कि जो भी हमें आइडिया किस चीज़ के बारे में चाहिए, शेप के बारे में, है ना, बॉन्ड के बारे में पता चाहिए। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो आइडिया मिलती है आपको, जो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, देखो क्या लिखा है, द सिंपल पिक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ऑल्सो गिव्स नो आइडिया। किस बारे में, तो अबाउट द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनके शेप्स के बारे में। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उससे हमें कोई आइडिया नहीं मिल पाता, वहां से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, और ये वसेपर थ्योरी भी क्या करती है, जो वसेपर थ्योरी है वो भी आपकी सिर्फ ज्योमेट्री, सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को दे पाती है ना। जो आपकी वसेपर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक, सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट theoretically it does not explain them and also has limited application। वसेपर थ्योरी के भी कुछ limitations थे। ठीक है, ये भी हम देखे आपने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हम देखे थे। ठीक है, तो इसके limitations हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में दो हमें थ्योरीज देखने को मिलती हैं, जो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, दूरियों को जो भी लिमिटेशंस हैं उससे आगे बढ़ने के लिए, जो हमें दो थ्योरीज हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर शेप को डिफाइन करे। वो आपके पास पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी, एमओटी। ठीक है, तो टू ओवरकम दीज लिमिटेशन, टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड आपको दो थ्योरीज दी गई, जो कि है एक आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि जो शेप्स हैं उनका एग्जैक्ट पिक्चर जानने के लिए हम लोग ये थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, हमारा टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर बोल लें वीबीटी। ठीक है, वीबीटी।
तो ये तो जान लिया हमने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पिक्चर में क्यों आ रही है, आपके वैलेंस शेप्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हिटलर साइंटिस्ट थे, जो हिटलर और एक लोग और, तो वो लोग मिलकर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिए थे। अब किन पॉस्टुलेट्स पे ये बेस्ड है, कौन से पॉस्टुलेट्स इस थ्योरी को मिलकर बनाते हैं, तो वो पॉस्टुलेट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉस्टुलेट्स है, इसका बेसिक आइडिया हम लोग अपने थ्योरीज में बेसिकली देख चुके थे, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पर्टिकुलरली आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करते हैं, उनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। तो क्या आपका हो गया कि जो आपकी ओवरलैपिंग होगी, है ना, ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या हो गया? ओवरलैपिंग के वजह से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग, ठीक है, आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर देखो, ये अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो दूसरी चीज है कि अब ये कैसे ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, कैसे ऑर्बिटल्स होंगे जो कि बॉन्ड को फॉर्म कर रहे होंगे। जैसे मान लो कोई ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है आपका, और ये क्या, ये भी दोनों फील्ड है और ये भी दोनों फील्ड है, ठीक है। तो क्या ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि कंप्लीटली फिल्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे यहाँ पे? तो वो ऐसे ऑर्बिटल्स जो कंप्लीटली फिल्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, है ना, जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे या फिर कह लो सिंगली ऑक्युपाइड, तो वैसे ऑर्बिटल्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। तो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, ठीक। और बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग किन की हो रही है, किस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की? सारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को मैंने डिस्कस करा है पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ के ये ऐसे ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो ये वाला, ये देखो, ये ऐसे आ जाएगा, ये चीज ऐसे रहेगी, तो ये ऐसे आ जाएगा, और ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये जो है, ये जो शेडेड रीजन है, ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो ओवरलैपिंग की वजह से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फुल फिल्ड हो जाए, दो हो जाए, इसमें दो हो जाए और इसमें भी, तो ये कौन बॉन्ड बनाएंगे? इसको ना किसी की जरूरत है, इसको ना किसी की जरूरत है, ठीक है। तो जब दो लोगों की जरूरत होती है तभी वो दोनों क्लोज आते हैं, तो इसमें ये दोनों क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन, ये ना हो और ये इलेक्ट्रॉन ना हो, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी कि कैसे? तो जब ऑर्बिटल्स कैसे हो, हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना तीसरा पॉइंट यही है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो ओवरलैपिंग कैसे होनी चाहिए? ये जो ओवरलैपिंग कैसे होनी चाहिए? तो जो ओवरलैपिंग है वो लेस देन 50%। ये नहीं कि एकदम पूरी तरीके से ये वाला उठ के ये इस पे चला है, मतलब कि ये आपका एक हुआ और दूसरा ऐसे ओवरलैप कर गया, या फिर ये एक हुआ और दूसरा इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर गया, तो ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग लेस देन 50% तक की ओवरलैपिंग अलाउड है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कितनी? लेस देन 50%, लेस देन 50%, ठीक है, 50% ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। देखो, ठीक है, सारी चीज, सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। पहला पॉइंट क्या कि जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो ओवरलैपिंग की वजह से हो रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कि कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो कि हाफ फील्ड है। तीसरी पॉइंट क्या कि कितनी ओवरलैपिंग होगी, तो अप्रॉक्स 50% की ओवरलैपिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। अब देखो, ये जो ओवरलैपिंग हुई है ना, तो इससे क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग हुई है ये क्या डिसाइड करेगी? बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगी, है ना।
तो ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या डिसाइड करती है, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को। ओवरलैपिंग डिसाइड्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओवरलैपिंग डिसाइड्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक, तो कितने एक्सटेंट की ओवरलैपिंग हुई है, कितना एक दूसरे के ऊपर गए, कितना ओवरलैप किए, उस पे क्या डिपेंड करेगा, जो भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चीज डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, ये किसके इक्विवेलेंट, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन प्रोपोर्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी चीज हमने देखी थी अपने पिछली क्लास में कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के। यानी ये जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका किसके, बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ है, 1/बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी दो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने में आपकी, उनको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, स्ट्रेंथ उसका हाई होगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। अगर किसी दो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, यानी कि वो कैसे जुड़े हैं, बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हैं, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। और उस किसी बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वहाँ पे जो आपका बॉन्ड एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है आपका किसके, ये आपके बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर रहा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना वो कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो जो आपके एटम्स होंगे वो बहुत ही पास होंगे। ठीक है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है, यानी कि बहुत इजीली टूटने वाले हैं, तो वो दूर दूर होंगे। यानी सीधे हम ये कह सकते हैं अगर एटम दूर दूर हैं तो इजीली टूट जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होगा और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है और इन दोनों में हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, ये तो हो गया कि बॉन्ड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, और ये हो गया कि किस टाइप के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, फिर हो गया कि कितना ओवरलैपिंग होगा, कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, फिर हो गया कि ओवरलैपिंग से हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड कर लेंगे। और इसी वजह से हमने डिस्कस किया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स की बात की थी, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड्स में हेड ऑन, नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा। ठीक है, तो कैसी दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कितने टाइप्स की, तो दो टाइप्स की आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, एक होती है आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और दूसरी होती है आपकी पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये पहली क्या होती है, हेड ऑन हेड। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल कह लो या फिर पैरेलल कह लो। अब इसके बारे में भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था, लेटरल ओवरलैप कैसी होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। अगर जैसे मान लो ये क्या है, ये एस ऑर्बिटल है आपका और ये भी आपका क्या है, ये एस ऑर्बिटल है। अब दोनों ओवरलैप करना चाहेंगे तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ये देखो, तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, और यही चीज अगर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो ये आपका एस ऑर्बिटल है, इसके साथ पी ऑर्बिटल ऐसे ही तो ओवरलैप करेगा, तो ये हो गया हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर, इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के अलोंग जब आपकी ओवरलैपिंग हो तो वो आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है,
तो हेड ऑन ये हो गया। अगर आपका क्या कहते हैं, आपका पी ऑर्बिटल दो दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करें ऐसे, है ना, तो यहाँ भी जो ओवरलैपिंग है ये भी आपकी हेड ऑन हेड होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी ओवरलैप, जो कि है आपके पास लेटरल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप कह लो, या फिर साइड वाइज, ठीक है। तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग में कैसे होती है, ये क्या है आपका, ये आपका ये क्या कहते हैं, पी ऑर्बिटल, और इसमें क्या है ये देखो, इसमें हेड ऑन हेड में ये दोनों अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हुए थे, लेकिन लेकिन जब ये ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे बॉन्ड का जब ये फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कौन सा एरिया हो गया ये, है ना, ये ओवरलैप वाला एरिया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैप देखने को मिल रहा है। तो दो टाइप की ओवरलैप पॉसिबल होगा। हेड ऑन हेड ओवरलैप से बेसिकली आपको सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, और लेटरल और साइड वाइज ओवरलैप से आपको पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये आपके किसी भी, ये मान लो ये पी है, और ये कौन हो गया आपका डी, डी ले लें, एक सेकेंड, तो देखो ये डी ऑर्बिटल हुआ 4 लोब्स वाला, इसको प्रॉपर बनाना है इसे। तो इसमें जो ये रीजन है आपका, ये ओवरलैप वाला रीजन है, ठीक है। तो ये पी के साथ और डी के साथ पी पाई डी पाई यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये पी पाई डी पाई बन गया, ये पी पाई हो गया। तो ऐसे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपके टाइप्स ऑफ ओवरलैप, कितने तरह से ओवरलैप होंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आए तो अच्छा, इसके मतलब प्रॉपर एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पाई, तो ये जितने टाइप्स के ओवरलैपिंग थे ना, ये सब हम डिस्कस किए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो वहां से चीज़ों को रिलेट करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कि जो आपका ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे, क्या है कि जो आपके ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो इसमें देखो, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका जो साइन होना चाहिए, है ना। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन, ठीक है। क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन, मस्ट हैव सेम साइन। जैसे पी और पी को कंसिडर करो, तो पी में क्या होता है आपका, पी में आपका एक पॉजिटिव लोब होता है और एक नेगेटिव लोब होता है ना। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, तो इसमें एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव लोब देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव लोब देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर मान लो कि ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव यहाँ है और इसका नेगेटिव यहाँ है, तो ऐसे में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा वैलेंस बॉन्ड में, ठीक है। तो ऐसे में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा जो ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं उनका जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे ये पी ऑर्बिटल एक है और इसका नेगेटिव लोब यहाँ, पॉजिटिव लोब यहाँ, और दूसरा पी ऑर्बिटल आपका, ये आपका दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इसका भी पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। अगर ऐसा है तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फिर ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, आपको ओवरलैपिंग जोन, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही सेम डिफरेंट आ जा रहा है, डिफरेंट साइन एक साथ आ जा रहा है, तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपके जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका जो साइन है सेम होना चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल ले लो, तो एस ये पॉजिटिव होता है और दूसरा ओवरलैप करेगा पॉजिटिव, तो वहां पे इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसा हो जब अपोजिट वाले आ जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन न देखने को मिलेगा, ठीक है। यही ऐसे ले साइड वाइज, ये पॉजिटिव ले, ये नेगेटिव ले। इस केस में भी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस केस में भी क्या होना चाहिए,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला लोब ऊपर, नेगेटिव वाला नीचे, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन इस वाले रीजन में बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यही अगर उल्टा देखने को मिलता तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका मेन पोस्टुलेट्स जिस पे आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो अब कितने टाइप्स के ओवरलैप हैं ये मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली इसी थ्योरी का पार्ट बनता है, लेकिन ये आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा प्रॉपर कि कब कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है, कब कौन से ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ रेफर कीजिए। ठीक, अब जो है आपके पास देखो, ये हो गया मेन पोस्टुलेट्स किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इसके अलावा भी कुछ हैं जो आपके लिए ये जो थे आपके, जो अभी तक मैंने बताया, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, और जो भी बाकी हैं उसको भी देख लो कि एजम्पशंस, इस थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, atoms do not lose their identity even after the formation of molecules। ठीक है, तो कोई भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे होंगे, कोई भी दो एटम्स मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो कोई भी दो एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होंगे, तो उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होगी, पहले से जो आइडेंटिटी होगी, वो लूज नहीं करेंगे वो। ठीक है, उनकी जो पहले आइडेंटिटी थी बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद भी वही आइडेंटिटी उनकी रहेगी। जो प्रॉपर्टीज पहले शो कर रहे, आइडेंटिटी कहने का क्या मतलब कि जो प्रॉपर्टीज पहले शो कर रहे थे वही प्रॉपर्टीज अब भी शो करेंगे। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज द टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जैसे जैसे दो एटम्स क्लोज आएंगे तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा ये हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा होता है, सिर्फ जैसे जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं और ये आउटर शेल के तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इनर वाले तो भाई वो स्टेबल हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी से, तो ये वाले बाहर वाले लोग ही क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इनर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो the bond is formed due to the interaction of only the valence electrons as the two atoms come close to each other. The inner electrons do not participate in the bond formation. Inner electrons bond formation में participate नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, next क्या कह रहा है, during the formation of the bond, formation of bond only the valence electrons from each other. During the formation of bond के formation में only the valence electrons from each bonded atoms lose their identity, the other electrons remains unaffected। ठीक है, तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है ना, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एटम्स तो अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बॉन्डिंग में, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होंगे आपके बॉन्डिंग में, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे, उनकी आइडेंटिटी नहीं लूज हो रही होगी। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आपके बाहर वाले, तो उन्हीं की आइडेंटिटी लूज होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द fact that the formation of bond is accompanied by the release of energy। ठीक है,
बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये पॉइंट अब एक्सप्लेन भी किया मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले, कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें से क्या होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो बॉन्ड का फॉर्म होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज लिखी है कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकोमोडेटेड बाय द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इज accompanied by the release of energy। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी तभी जाके आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल हैज मिनिमम एनर्जी एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी आपको मैंने बताया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। कहाँ पे, जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ वगैरह को डिस्कस कर रहे थे, बॉन्ड एनर्जी वगैरह को, तो मॉलिक्यूल जो मिनिमम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे क्या होता है, जिससे जब वो सर्टेन डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, कुछ सर्टेन अमाउंट, वो क्या डिस्टेंस होगा अभी देख रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो दो बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तब, ठीक है। अगर जो आपके बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो उनमें अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है यानी कि एनर्जी उसकी डिक्रीज हो गई है ना। तो एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो इस बॉन्ड कैसा होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, उस केस में आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। फिर ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। ये हो गया आपके बेसिक एजम्पशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। अब बचा है आपका इसमें जो आपका है इसका हम वैलेंस बॉन्ड का ट्रीटमेंट करेंगे H2 मॉलिक्यूल पे, ठीक है। कैसे H2 मॉलिक्यूल पे हम देखेंगे कैसे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्क कर रही है। और एक चीज और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि उसके क्या लिमिटेशन है। देखो H2 मॉलिक्यूल में बेसिक आइडिया देख लो क्या है। H2 मॉलिक्यूल में बेसिकली होता क्या है कि जब दो एटम मानो दूर दूर हैं, एक H दूसरा H, दो एटम दूर दूर हैं तो उनमें एक बहुत नॉर्मल अमाउंट, जैसे जैसे वो क्लोज आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे वो क्लोज आएंगे तो उस केस में क्या होगा कि कुछ यहाँ एक आपका H यहाँ है, एक आपका H यहाँ है, ठीक है। ये दोनों क्या किए, क्लोज आना स्टार्ट करेंगे, आते गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ से भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स तो फील होगा ही इन्हें, ठीक है, न्यूक्लियाई की वजह से तो अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। लेकिन जब ये एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, एक पॉइंट ये ऐसा आएगा जब ये इतने पास आगे होंगे कि कुछ अट्रैक्शन तो फील हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो जब दो H2H मॉलिक्यूल, मान लो ये A है और ये B है, तो इसको HA कह लो और इसको HB कह लो। तो जब HA और HB पास आ रहे हैं तो कुछ देर तक तो क्या होगा कि अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि आप ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, वहाँ कुछ अमाउंट ऑफ रिपल्शन भी आ रहा होगा। अब ये रिपल्शन क्यों आएगा, तो दो टाइप ऑफ फोर्सेस अभी डिस्कस करेंगे हम, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे होंगे, एक होगा अट्रैक्टिव और एक होगा रिपल्सिव। तो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल में इसमें क्या होगा, वही चीज जो मैंने बताया कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आप एज्यूम करो और एक HA बोलो, एक को HB बोलो और दोनों क्या कर रहे हो, पास आ रहे हो, तो क्या होगा, कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स A and B, ठीक है, अप्रोचिंग ईच अदर यानी कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। हैविंग न्यूक्लियाई H1 and HB, हैविंग न्यूक्लियाई HA and HB, ठीक है, HA and HB न्यूक्लियाई मान लेते हैं, HA and HB है और उसके कोरोस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स EA and EB हैं। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, ठीक है। ये दोनों आपस एक दूसरे के पास जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इसकी न्यूक्लियाई को क्या बोल दें, HA, और इसकी न्यूक्लियाई को क्या बोल दिया हमने, HB। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दे दें। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल दे रहे हैं, ये आपके ये हैं और एक EB है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, E and EB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा, when
when the two atoms are at large distance from each other, जब वो ज्यादा दूरी पे रहेंगे तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा। आप उसमें क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा, ठीक है। when two atoms are at a large distance from each other, no interaction between the two atoms takes place। पहले तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे वो पास आते जाएंगे वैसे उनमें अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में जब एकदम दूर रहे तो उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं फील होगा, है ना। तो फिर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो टोटल एनर्जी होगी वो खुद की होगी। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी इसकी होगी और जो एनर्जी इसकी होगी, ठीक है। दोनों की एनर्जीज को प्लस कर ले, वही इसकी टोटल एनर्जी होगी। इंडिविजुअल की जो भी एनर्जी होगी उसको प्लस कर लो तो उसी का सम टोटल एनर्जी होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। और जैसे ये फिर क्लोज आएंगे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो व्हेन द two atoms come closer, new attractive and repulsive forces begin to operate, ठीक है। नए नए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करने लग जाएंगे, ठीक है। बिसाइड्स द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ काम करेगी, न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में, और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी क्या काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये दोनों कैसा फोर्स आपस में शो करेंगे जब पास आएंगे, तो सेम चार्ज, हम बेसिकली क्या कहेंगे, सेम चार्जेस रिपल करते हैं, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। अब ये दोनों न्यूक्लियाई तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, है कि नहीं। तो जैसे जैसे आपके जो एटम्स हैं वो क्लोज आते जाएंगे तो कुछ आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलेंगे और कुछ आपको रिपल्सिव फोर्सेस देखने को मिलेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके किसके बीच में, इस न्यूक्लियाई और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा। अब ये न्यूक्लियाई इस पे भी तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकती है कि नहीं। और फिर ये न्यूक्लियाई है आपकी, इन दोनों के बीच में भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये भी न्यूक्लियाई तो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। तो ये हो गया आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, और खुद के न्यूक्लियाई और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो चार आपको अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अब रिपल्सिव फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आपको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जैसे जैसे ये आपस में आएंगे, पास आएंगे, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है, बिसाइड्स द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, ऑफ वन एटम फॉर इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। वो आपका क्या है, आपका जो क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक। और दूसरे हाइड्रोजन एटम के में भी क्या होगा, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो द फॉलोइंग, अब देखो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसको रुको, देखो अट्रैक्टिव फोर्स कौन से काम कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दोनों ए के हैं, ठीक। और Hb और Eb दो दूसरे, इसको ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे के भी Hb और Eb में भी आपको एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिर न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, पहले के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मैंने बातें एक्सप्लेन की वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो Ha और Eb और Hb और Ea के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, अरे सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। रिपल्सिव फोर्स कहाँ देखने को मिलेगा,
तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो EA और EB है, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम का दूसरे एटम का, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो दोनों पास आएंगे तो आपस में रिपल कर रहे होंगे, ठीक है। और एक और जो आपको रिपल्सिव देखने को मिलेगा वो है दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में दूर भगा रहे होंगे उसको, और दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में। तो ये चीज हम कहाँ किससे देखते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखो आप, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या होता है आपका जितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आप क्या देखोगे यहाँ से, यहाँ पे तो मतलब उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो ये हो रही है, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अभी आपको आगे देखने को मिलेगा इसमें। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, अब एक्सपेरिमेंटली क्या चीजें ऑब्जर्व की गई यहाँ, तो हम ये देख लें अब क्या ऑब्जर्व की गई, जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो नया अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, कब नया अट्रैक्टिव फोर्स किसको कह रहे हैं, जब वो दोनों पास आ गए, तो उसकी वजह से जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो ज्यादा है किससे, जो रिपल्सिव फोर्स फॉर्म हुआ है उससे ज्यादा है, ठीक है। कौन ज्यादा है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, कब, जब दोनों पास आ गए हैं तो उस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। ये क्या हो रहा है, ये जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स ये ज्यादा है आपके रिपल्सिव फोर्स से, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो बेसिक सी बात है कितने भी पास आएंगे थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा लेकिन साथ में अट्रैक्शन ही होगा, है ना। तो एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है। तो इससे रिपल्सिव फोर्स कम है, तो हम ये तो देख लिए कि दोनों लग रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा लग रहा है, जो ज्यादा होता है वो जिसके पास मतलब जो ज्यादा होता है वो कम को सप्रेस कर देता है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो रिपल्शन को थोड़ा सप्रेस करेगा, रिपल्शन होगा लेकिन उसको सप्रेस करके कौन अपना कौन आ जाएगा वहां पे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही काम करेगा। तो न्यू रिपल्स एज अ रिजल्ट द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही होगी, यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर एज द टू एटम्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, अब जितना ही पास आते जाएंगे तो क्या होगा उस केस में, सिस्टम बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा और स्टेबल होते जाएगा, जितना ही ये दोनों पास आते जाएंगे ना, जितना ही एक दूसरे के पास आते जाएंगे दोनों हाइड्रोजन एटम्स, तो उतना ही स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी हो रही होगी वो क्या कर रही होगी, वो डिक्रीज कर रही होगी, तो एनर्जी कम होगी तो वो दोनों स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ कह सकते हैं, है ना। तो डिक्रीज इन एनर्जी, मोर स्टेबल क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। अल्टीमेटली अब क्या होगा कि एक स्टेज ऐसा आएगा जब टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बैलेंस कर देगा किसको, रिपल्सिव फोर्सेस को, जो रिपल्शन होगा उसको बैलेंस करेगा कौन, अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्शन को बैलेंस करेगा और मिनिमम एनर्जी एक्वायर करेगा। मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना मतलब कि स्टेबल होना, ठीक है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है ना वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लो एनर्जी, लो एनर्जी रही तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो एनर्जी को एक्वायर कर रहा है ताकि क्या हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये दोनों एटम दूर दूर है, जैसे जैसे अप्रोच करते, जैसे एकदम दूर है तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जब एकदम दूर है तो कोई किसी को मतलब नहीं, कोई अट्रैक्शन, जैसे अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस इन एग्जिस्टेंस आना शुरू होगा, ठीक है। तो अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस भी साथ में काम कर रहे होंगे, और जब एकदम पास आ गए तो क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, इस वजह से इन दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, और बेसिकली आपका बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, और क्या होता है कि
रिपल्सिव फोर्स को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो दोनों में आपको रिपल्सिव फोर्स कम देखने को मिल जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, इस वजह से ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, देखो, और मिनिमम एनर्जी को वहां पे एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ये देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो इसमें ये दोनों एटम्स दूर दूर हाइड्रोजन के ये पास आना स्टार्ट किए, ये ए है, अच्छा हाँ, ये दोनों दूर दूर ये पास आने स्टार्ट किए, यहाँ पे बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किया और रिपल्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा सबसे वो रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से नहीं देखना, इसको यहाँ से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूर है, फिर आते जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती हुई उस रिस्पेक्ट में दिख रही है, ठीक है। अब यही क्या था, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था, इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो इन दिस डायग्राम क्या होता है, इन दिस डायग्राम व्हेन द टू एटम्स आर फार अपार्ट, ठीक है, जब दोनों एटम दूर हैं तो उस केस में क्या हुआ, नो अट्रैक्टिव और नो रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहाँ एक्सप्लेन किया है, ये देखो, ये यहाँ पे नो अट्रैक्टिव नो रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। फिर अब रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो अप्रोक्स 0 ली जाती है, ठीक है। देखो एक्सेस पे ही था ना ये, यहाँ पे अप्रोक्स 0 ली जाती है, ठीक है। और तो एनर्जी 0 ऐसे में आइसोलेटेड सिस्टम, और फिर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक। मिनिमम एनर्जी रिलीज हुआ, मिनिमम एनर्जी आई और बॉन्ड स्टेबल हो गया ऑफ द इंडिविजुअल। तो H और H2 बनाता है यहाँ पे ये जो ये प्लस, ठीक है। तो इसके पास इतना क्या 435.8 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 435.78 के अप्रॉक्स होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने में, वो अगर हम H2 को तोड़ना चाहें, डिसोशिएट करना चाहें, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 435.78 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारी थ्योरीज के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, तभी आगे नई थ्योरी आ रही है, ठीक है। हम लुईस कॉन्सेप्ट देखे, लुईस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशन, वसेपर थ्योरी के देखे, फिर उसमें कुछ लिमिटेशन, फिर आई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके भी कुछ लिमिटेशन। देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है ना, देखो उसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या बना रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है मतलब एक इसके एक और इसका एक और इसका एक, दोनों मिला के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना। तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में के एक इलेक्ट्रॉन से, दोनों बॉन्डेड एटम के एक इलेक्ट्रॉन से आपका क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग से, ठीक है। अब इसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हम क्या देखते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है, या फिर ऐसे बॉन्ड्स भी फॉर्म हो जाते हैं जब एक साइड से शेयरिंग हो रही हो, एक ना शेयरिंग हो रही हो, तो ऐसे के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं देता है कौन, आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देयर इज नो एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक साइड से शेयरिंग हो रही होती है, तो विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय द सिंगल डोनर एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही डोनर एटम दे रहा होता है, उसके इसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है किसके पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बस जब दोनों एटम, एक ये शेयर कर रहा हो, एक ये शेयर कर रहा हो, तो उसके लिए उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कि एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है, उसके लिए आपके कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल करती हुई दिखाई देती है। और भी इसके लिमिटेशंस हैं, वो O2 के केस में, अब ये देखो क्या होता है O2 के केस में, जब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक अनपेयर्ड देखने को मिलता है, नो अनपेयर्ड, हाँ, O2 के केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा एक मॉलिक्यूल में। लेकिन ऑक्सीजन तो डायमैग्नेटिक, अब देखो एक चीज अभी नहीं समझ में आएगी, किसको डायमैग्नेटिक कह रहे हैं, किसको पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कब किसको डायमैग्नेटिक कहेंगे, कब किसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना देख लो कि जो आपका
O2 होता है, उसमें एक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन इसके अकॉर्डिंग जब अनपेयर्ड नहीं हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीजन actually it is not, oxygen is not paramagnetic in nature, that is should contain unpaired electron, this cannot be explained on the basis of the valence bond theory। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाली, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कौन, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किसका क्या चीज़ है उसमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कब पेयरिंग हो रही है, तो आपका डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड में पैरामैग्नेटिक कैसे क्या फॉर्म होता है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसीलिए तो आपकी आई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो द फॉर्मेशन, हाँ H2+ का फॉर्मेशन। ठीक है, H2+, जब H2+ आयन जो बनता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, फिर समटाइम्स मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर हैज टू बी, देखो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है कि जब आपका कई सारे हमको पॉसिबल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, तो रेजोनेंस में एक स्ट्रक्चर के फॉर्म से दूसरा स्ट्रक्चर का फॉर्म, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे मान लो हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन को ऐसे बनाते हैं ना, यानी कि ऐसे क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड जो है, ये ऐसे, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये कभी डबल बॉन्ड यहाँ हो रहा होता है, कभी यहाँ हो रहा होता है, कभी, तो ऐसे जो रेजोनेंस का फॉर्म होता है उसके रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर को, हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, और इसका एक और लिमिटेशन ये है कि जो आयनिक कैरेक्टर होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर मिलता है। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज में मिलता है, तो सम आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कुछ आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में भी देखने को मिलता है। अब जो परसेंटेज है इस आयनिक कैरेक्टर की वो इस थ्योरी से नहीं पता लगता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस आयनिक कैरेक्टर को नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, वो टोटली कोवेलेंट कह रही होती है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका लिमिटेशंस किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। यहाँ पे आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, ये आपकी खत्म होती है। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसके आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको इसके पॉस्टुलेट्स बेसिकली जान लो, और इसका एक एप्लीकेशन मैंने बताया कि आप समझ जाओ कि कैसे क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है, कैसे बॉन्डिंग हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, कब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। वैसे ये PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये आपको आपके टारगेट गुरुकुल वाला मोबाइल ऐप है, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, तो ये चीज़ें आप कैसे वैलेंस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में समझ जाओ, इसीलिए मैंने आपको H2 के थ्रू दिखा भी दिया। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो ये चीज़ें तो फेल हुई, यानी जब एक चीज़ फेल होती है तो नई चीज़ आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई है, तो अब आपकी जो नई थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेगी वो आपकी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।